देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। पलामू में 7 दशक बाद भी नहीं शुरू हुई सिंचाई परियोजना, किसान आज भी बारिश पर निर्भर। किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की सुविधा, सब्सिडी पर कृषि यंत्र लेने हेतु 18 नवंबर तक करें आवेदन। पशुपालन शुरू करने के लिए सरकार दे रही है बिना गारंटी के लोन, बेरोजगार शुरू कर सकते हैं अपना डेयरी व्यवसाय। देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ केंद्र और राज्य की सरकारें काम कर रही हैं ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। पर इन सब के बीच आज भी झारखंड के कई किसान खेती के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हैं। ऐसे में किसानों की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई सिंचाई योजनाओं की शुरुआत तो हुई, पर लगभग 6 दशक पहले पलामू में शुरू हुई योजना आज तक अधूरी है, जबकि इन पर अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। संयुक्त बिहार के वक्त 70 के दशक में पलामू जिले में 3 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी। इसके तहत उत्तर कोयल नहर परियोजना का मंडल डैम, बटाने सिंचाई परियोजना और कनहर सिंचाई परियोजना के लिए काम होना था। इन तीनों परियोजनाओं में अब तक 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, पर इनका निर्माण काम अभी भी अधूरा है। दरअसल इन सिंचाई परियोजनाओं के साथ विवाद भी शुरू से जुड़ा रहा है, क्योंकि उत्तर कोयल नहर पर बनने वाले बटाने सिंचाई परियोजना और मंडल डैम से पानी का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए बिहार को दिया जाना था, जबकि कनहर सिंचाई परियोजना से उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ मिलता। पर झारखंड गठन के बाद इन सिंचाई परियोजनाओं के साथ विवाद और बढ़ता चला गया। डैम को पूरा करने के लिए दोबारा इसका शिलान्यास किया गया, पर अभी तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, बटाने सिंचाई परियोजना में जिनकी जमीन गई है उन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। कृषि यंत्र अनुदान हेतु आवेदन। कृषि में यंत्रों के उपयोग और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए सरकार किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराती है, जिससे अधिक से अधिक किसान कृषि कामों में कृषि यंत्र का उपयोग कर सकें। ऐसे में इच्छुक किसान कृषि यंत्रों की बुकिंग करा सकते हैं। ये आवेदन 12 नवंबर से 18 नवंबर तक राज्य के 9 मंडलों के किसानों के द्वारा किया जाएगा। किसानों को बड़े और छोटे सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर लागत मूल्य पर 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जा रही है। किसानों को विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र सब्सिडी पर उपलब्ध भी कराए जाएंगे। इसके तहत किसानों को 10,000 से 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान भी दिया जाएगा। 10,000 के अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर किसी भी प्रकार की जमानत राशि नहीं मिलेगी, जबकि 10,000 से अधिक के कृषि यंत्र पर किसानों को बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा। प्रदेश में पंजीकृत किसानों की संख्या लगभग 3 करोड़ है। पंजीकरण के साथ ही किसानों को यंत्र के लिए टोकन मनी भी जमा करना पड़ेगा। प्रदेश के इच्छुक किसान सबसे पहले किसानों को पारदर्शी किसान सेवा योजना की आधिकारिक वेबसाइट upagriculture.com default.aspx पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा, जिस पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालने के विकल्प पे क्लिक करना होगा। किसान और बेरोजगारों को पशुपालन व्यवसाय शुरू करने के लिए हरियाणा सरकार बिना गारंटी के लोन दे रही है। जी हां, ये लोन गाय और भैंस खरीदने पर दिया जा रहा है। दूध का व्यवसाय कभी घाटे का सौदा नहीं हो सकता। एक और जहां दूध की कीमत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूध से बने उत्पादों की भी कीमत बाजार में काफी ज्यादा है। हरियाणा सरकार दूध व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए इसलिए ही प्रयासरत है। ऐसे में सरकार की ओर से 1,60,000 का ऋण बिना गारंटी के दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर काशीराम ने राजकीय पशु चिकित्सालय भूना में किसान और पशुपालकों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। इस जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर काशीराम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पशु किसान क्रेडिट कार्ड संचालित कर रही है, जिसका किसानों को लाभ भी मिल रहा है। पशुपालन शुरू करने के लिए किसानों को अपने नजदीकी पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा। इस योजना के तहत भैंस खरीदने के लिए 60,250 रुपए, भेड़ बकरी के लिए 4,063 रुपए, अंडा देने वाली मुर्गी के लिए 720 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं ऋण की अधिकतम राशि 3 लाख रुपए है।
तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की बड़ी अपडेट्स पर भी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 29 नवंबर को दिल्ली कूच का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन आंदोलनकारियों के लिए इस बार ये आसान नहीं होगा। उनके लिए बॉर्डर पर भीड़ जुटाना भी एक चुनौती है। 26 नवंबर को एक साल पूरा होने पर पंजाब और हरियाणा से किसानों को बॉर्डर पर बुलाया जा रहा है और उसके बाद 29 नवंबर से संसद सत्र शुरू होने पर उसी दिन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचने की तैयारी है। हालांकि मोर्चा ने 500 किसानों की संख्या टिकरी बॉर्डर से निर्धारित की है और इतनी ही संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर से निकलेंगे। मगर जिस तरह से हरियाणा के किसान संगठनों की ओर से इस संख्या को अपर्याप्त बताया जा रहा है, उस स्थिति में ज्यादा किसान भी दिल्ली का रुख कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार के फसल सर्वेक्षण से जुड़े मोबाइल ऐप पर अब तक 58 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया है और कुछ जिले के किसानों ने खरीफ में उगाई गई 350 से ज्यादा फसलों के बारे में जानकारी दी है। राज्य सरकार ने टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर हाल ही में ई पीक कहानी नाम की एक ऐप विकसित की है। इस ऐप पर किसान अपनी फसल का ब्यौरा दे सकते हैं। ये ऐप सरकार को ये समझने में मदद करेगी कि कौन सी फसल उगाई जा रही है और राज्य के कितने क्षेत्र में खेती की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडियन वेटरनरी एसोसिएशन की ओर से आयोजित लेडी वेट्स कॉन्क्लेव शक्ति 2021 का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि कृषि और पशुपालन का चोली दामन का साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य शासन द्वारा पशुओं की आसान चिकित्सा के लिए 109 नंबर से एम्बुलेंस सुविधा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ये है कि पशुओं को इलाज के लिए अस्पताल ना ले जाना पड़े, बल्कि पशु जहां है वहीं पर एम्बुलेंस पहुंचकर उनका इलाज कर सके। राज्य सरकार द्वारा गौपालन को प्रोत्साहित करने के लिए भी श्रेष्ठ गाय रखने वालों को गौपालन पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।